वासंती द्वारा लिखी जयललिता की बायोग्राफी अम्मा में आज हम पढ़ेंगे आलीशान शादी। वासंती लिखती हैं, जयललिता जिस श्रीरंगम ब्राह्मण समुदाय से आती थी वह अम्मा द्वारा शशिकला के भतीजे सुधाकरण को गोद लेने से अचंभित था, क्योंकि वह थेवर समुदाय से था जिसका जातीय पदानुक्रम में अयंगरों से काफी नीचे स्थान था। इस समुदाय से पार्टी के भीतर उस वर्ग को भी बड़ा झटका लगा जो पहले ही शशिकला के परिवार का प्रभाव बढ़ने से दुखी था। इसके बाद चौंकाने वाला एक और घटनाक्रम सामने आया। जयललिता ने सुधाकरण की शादी शिवाजी गणेशन की पोती सत्यलक्ष्मी से करने की घोषणा की। शिवाजी गणेशन जयलक्ष्मी के सह कलाकार होने के साथ साथ एमजीआर के पेशेवर प्रतिद्वंदी भी रहे थे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, मैं चाहती हूं कि इसे आप अपने घर में हो रही शादी के रूप में देखें। आप सभी इसमें भागीदार बनकर आयोजन को सफल बनाएं। जयललिता ने उस लड़के को गोद लेने का फैसला क्यों किया जिससे उनका कोई विशेष लगाव भी नहीं था। याद रहे, इस शादी के कुछ ही महीनों बाद अपनी चुनावी पराजय के बाद उन्होंने सुधाकरण से सारे संबंध तोड़ लिए और उसे दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल फेंका। लेकिन इस कदर पूरी तरह अनपेक्षित कदम उठाने के लिए वो किस तरह के दबाव में थी। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए यह कदम उनके कमजोर पड़े जाने की निशानी थी। संभवतः वे फायदे को देखकर लिया गया फैसला था। शायद थेवर समुदाय का वोट बैंक मजबूत करने के लिए जिनकी दक्षिणी जिलों में अच्छी खासी संख्या थी, या फिर अपनी परिसंपत्तियों का एक हिस्सा अपने गोद लिए बेटे के नाम कर उसे सुरक्षित रखने के लिए, या फिर अपने घर में शादी आयोजित करने के विचार को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित थी, जिसमें उनकी भूमिका दूल्हे की मां की थी, उस फिल्म की कहानी की तरह जिसमें उनकी भूमिका राजमाता की थी। ये शादी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुई, जिसने पार्टी के भीतर और जनता के बीच दोनों ही जगह उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। शादी में धन का भोंडा प्रदर्शन किया गया था, जिसे करुणानिधि के नाती के स्वामित्व वाले डीएम के समर्थक सन टीवी ने प्रसारित कर ग्रामीण जनता तक को दिखला दिया था। इस कारण जयललिता पर अब जनता के धन की लूट करने का आरोप आसानी से लगाया जा सकता था। इस शादी ने शशिकला और उसके परिवार की तरफ भी जनता का ध्यान खींचा। पोइस गार्डन की साज संभाल करने वाली इस महिला का इस कदर महत्वपूर्ण स्थिति तक उत्थान कैसे हुआ। शादी सितंबर 1995 में हुई। इस आयोजन में आमंत्रित 2 लाख मेहमानों के स्वागत के लिए तैयारियां महीनों पहले शुरू हो गई और इसमें सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया गया। सिटी कॉरपोरेशन और राज्य विद्युत निगम के कर्मचारियों समेत विभिन्न महकमों के लोगों की सेवाएं ली गई। वासंती आगे लिखती हैं, बारात के रूट को भड़कीली सजावट से भर दिया गया था। बड़े बड़े द्वार, दर्शक दीर्घा, आकाशदीप और अन्य सजावटें ऐसी थी कि कोई भव्य फिल्म सेट भी मात खा जाए। घोड़े थे, नर्तक थे और आतिशबाजी थी। ये सब इस तरह दिखते थे जैसा कि फिल्मों में होने वाली शाही शादियों में दिखाया जाता है। सुधाकरण और उसकी दुल्हन को भी राजकुमार राजकुमारी जैसे पोशाक में तैयार किया गया था, जिन्हें गहनों से लदी जयललिता किसी महारानी की तरह निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रही थी। चमकीली पोशाक में तैयार युवतियां बन ठन कर सामने से गुजरती शशिकला और जयललिता पर चमेली की सुगंधित कलियां और गुलाब की पंखुड़ियां बरसा रही थी। ऐसी अटकलें लगाई गई कि शादी समारोह पर 100 करोड़ रुपए का खर्च आया। हालांकि बाद में एक इंटरव्यू में जयललिता ने इस आंकड़े को बकवास करार दिया। एक विशेष तस्वीर अनेक पत्रिकाओं में छपी, जिसमें शशिकला और जयललिता सिर से पांव तक आभूषणों से लदी थी। संभव है तस्वीर डीएमके ने वितरित की हो और फोटो से छेड़छाड़ की गई हो, लेकिन यह इस शादी की सबसे अविस्मरणीय तस्वीर साबित हुई। अगले साल जब चुनाव हुए तो अपनी अम्मा के रूप में जयललिता को पूजने वाले उनके प्रशंसक भारी मात्रा में उनसे दूर जा चुके थे। 1996 के चुनावों में अपनी करारी हार के बाद इंडिया टुडे को दिए एक दुर्लभ साक्षात्कार में जयललिता ने स्वीकार किया कि अपने गोद लिए पुत्र की जैसी शादी उन्होंने कराई वह एक ऐसी बड़ी भूल थी जिसका उन्हें हमेशा अफसोस रहेगा। चुनावों से पहले के महीनों में जयललिता की लोकप्रियता में बहुत तेज गिरावट आई थी, लेकिन ऐसा लगता था मानो उन्हें इसका एहसास नहीं है। उनके और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के खिलाफ अदालतों में एक एक कर भ्रष्टाचार के मामलों का अंबार लगता जा रहा था।
लेकिन उनकी एकमात्र प्रतिक्रिया मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाने का आरोप लगाने तक ही सीमित थी। चतुर करुणानिधि के नेतृत्व वाली डीएमके जनता के मूड में आए बदलाव को भलीभांति भांपते हुए चुनावों की तैयारी में जुट गई थी, जिसमें उसे जयललिता को सत्ता से बेदखल करने का भरोसा था। तमिलनाडु कांग्रेस के नेता केंद्रीय नेतृत्व को जयललिता सरकार की बढ़ती अलोकप्रियता और 1991 के चुनाव में गठबंधन सहयोगी रहने के बावजूद उनके हाथों मिल रहे तिरस्कार के बारे में नियमित रूप से रिपोर्ट दे रहे थे। उन्होंने मई 1996 के चुनावों के लिए डीएमके के साथ गठजोड़ का सुझाव भी दिया, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने उनके सुझाव की उपेक्षा करते हुए मार्च 1996 में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए अन्नाद्रमुक के साथ गठजोड़ की घोषणा कर दी। कांग्रेस हाईकमान के इस बारे में अपने तर्क थे। डीएमके पर एलटीटीई के षड्यंत्रों के लिए राज्य में उर्वर जमीन तैयार कर राजीव गांधी की हत्या के लिए जिम्मेवार होने का आरोप लगाया गया था। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने सोचा भी नहीं था कि उनके फैसले से चेन्नई में अशांति फैल जाएगी। सत्यमूर्ति भवन के विशाल लॉन में प्रधानमंत्री के जलते पुतले को देखते हुए जीके मुपनार ने पार्टी के 2 हिस्सों में टूटने का ऐलान किया। 30 मार्च को वह डीएमके प्रमुख करुणानिधि से मिले और उनके साथ अपनी नई पार्टी तमिल मनीला कांग्रेस टीएमसी का गठबंधन करने की घोषणा कर दी। वहीं राव की कांग्रेस जयललिता के साथ गठबंधन पर कायम रही। वासंती आगे लिखते हैं, जयललिता को भरोसा था कि कांग्रेस के साथ रहने से उन्हें और शशिकला को प्रवर्तन निदेशालय की जांच में राहत मिल सकेगी। शशिकला जेजे टीवी के अध्यक्ष और निदेशक थीं, जिस पर विदेशी मुद्रा नियमन कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। सुधाकरन के भाई टीटी के दिनाकरन पर प्रवर्तन निदेशालय ने कोफे पोस्ता और फेरा के तहत विदेशी मुद्रा संबंधी अनियमितताओं के लिए मामले दर्ज कराए थे। तमिलनाडु में रिपोर्टों की बाढ़ आ गई, जिनमें बताया गया कि शशिकला के रिश्तेदार कैसे जयललिता से अपनी नजदीकी का फायदा उठा रहे हैं और जमीन खरीदने के अभियान में जुटे हुए हैं। मीडिया में उन भवनों और विवाह घरों की सूची भी आई जो कथित रूप से शशिकला के भाइयों और भतीजों ने असाधारण रूप से कम कीमतों पर खरीदे थे। प्रेस में इनके बेनामी सौदे होने का आरोप लगाया गया। फिल्म स्टार रजनीकांत भी विपक्ष के चुनावी अभियान से जुड़ गए। उन्होंने खुलकर कहा कि यदि तमिल जनता ने जयललिता को दोबारा सत्ता दी, उन्हें भगवान भी माफ नहीं करेंगे। उनके इस बयान को सन टीवी ने बारंबार प्रसारित किया। जब चुनाव सिर पर आ गया तो जयललिता के गलत कार्य चर्चा में केंद्र में आ चुके थे, जबकि उनकी कई उल्लेखनीय उपलब्धियों को नजरअंदाज कर दिया गया। उनके 5 वर्षों के शासन में तमिलनाडु वयस्क साक्षरता के मामले में 68% के आंकड़े के साथ केरल के बाद दूसरे नंबर पर आ गया था। कोई याद करने वाला नहीं था किस कदर दृढ़ निश्चय से उनकी सरकार ने एलटीटीई को राज्य से खदेड़कर शांति का माहौल बनाया था। पूरी तरह महिला पुलिस कर्मियों वाले पुलिस थाने खोले गए थे और उनके पूरे कार्यकाल में कोई भी जातीय या सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। जब 1996 में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के परिणाम आए तो जयललिता की बोलती बंद थी। राज्य की सभी 39 संसदीय सीटों पर डीएमके टीएमसी वाम गठजोड़ का कब्जा हो गया। राज्य की सत्ता डीएमके को पूर्ण बहुमत के साथ मिली, जबकि अन्नाद्रमुक को विधानसभा की 234 सीटों में से सिर्फ 4 पर ही जीत हासिल हुई। यहाँ तक कि जयललिता को अपनी सीट बरगूर पर भी, जहां उन्होंने बहुत कम काम कराया था, हार का स्वाद चखना पड़ा। महीने भर के भीतर शशिकला और दिनाकरन को विदेशी मुद्रा विनिमय कानून के उल्लंघन के आरोपों में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। यह इस बात का संकेत था कि आगे आगे क्या सब होने वाला है। अब जयललिता करुणानिधि के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार की दया पर निर्भर थी। करुणानिधि उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले थे, बल्कि उन्हें अपमानित करने वाले थे, जो और भी बुरा था। कल हम पढ़ेंगे सियासी बदला। तो फिर मिलते हैं कल।